हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई दे रखी है। इसमें से किसी भी भुजा को आप सबसे पहले यहाँ पे बना सकते हो। मैं यहाँ पे सबसे पहले 7 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को बनाता हूँ। तो यहाँ पे आपको स्केल को लेना है और उसके बाद में स्केल की सहायता से आपको 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच देना है। तो चलेगा, 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचते हैं। तो यहाँ पे आपके 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच दिया है। अब इसका नामकरण कर देते हैं। ये आपके ए बिंदु है और ये आपके बी बिंदु हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, अगली आपको भुजा कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आपको स्केल को लेना है और उसके बाद में प्रकार की नोक को आपको यहाँ पे 1 पर रखना है और आपके प्रकार को आपको 5 सेंटीमीटर लंबा खोल देना है। तो चलेगा, प्रकार को ये हमने प्रकार को 5 सेंटीमीटर लंबा खोल दिया है। उसके बाद में आपको प्रकार की नोक को ए बिंदु पर रखना है और यहाँ से आपको एक चाप खींच देना है। तो यहाँ पे हम एक चाप, ये हमने चाप को खींच दिया है। उसके बाद में आपको दोबारा से अगली भुजा कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आपको दोबारा से स्केल को लेना है और यहाँ पे स्केल को रखना है और प्रकार को आपको 6 सेंटीमीटर लंबा खोल देना है। तो चलेगा, 6 सेंटीमीटर लंबा प्रकार को खोलते हैं। तो ये आपके 6 सेंटीमीटर लंबा हमने प्रकार को खोल दिया है और उसके बाद में प्रकार की नोक को यहाँ पे बी बिंदु पर रखेंगे और यहाँ से एक चाप काट देंगे। तो ये हमने चाप काट दिया। जहाँ पे दोनों चाप कटे हैं वहाँ पे बिंदु सी अंकित करेंगे और उसके बाद में सी को ए और बी से क्रमशः मिला देंगे। आइए मिलाते हैं। ए से मिला दिया और उसी प्रकार से आपको सी को बी से भी मिला देना है। तो ये हमने बी से मिला दिया। तो इस प्रकार से हमें त्रिभुज ए बी सी की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि सबसे पहले हमें त्रिभुज की इन भुजाओं के माध्यम से एक त्रिभुज बनाना था। तो यहाँ पे हमने इस त्रिभुज की रचना कर दी है। उसके बाद में आपको एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। उसके लिए आपको बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई आपको एक किरण खींचनी है। तो चलेगा, न्यून कोण यानी आपके 90 डिग्री से छोटा कोण लेते हुए आपको यहाँ पे एक किरण खींचनी है। तो चलेगा, किरण को खींचते हैं। तो ये हमने किरण को खींच दिया है। अब इसका नाम x दे देते हैं। उसके बाद में देखिएगा साथियों, यहाँ पे एक बात समझनी है। यहाँ पे जितनी बड़ी संख्या लेकर के ना, उतने ही आपको इस ax किरण के बराबर भाग करने हैं। आई बात आपको समझ में? यहाँ पे बड़ी संख्या कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है। इसलिए आपको इस ax को 7 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो इसके लिए आपको प्रकार को उठाना है और उसके बाद में प्रकार को आपको बहुत ही छोटा खोल देना है, जिससे आपके इस रेखा को 7 बराबर भागों में आसानी से बांटा जा सके। तो यहाँ पे हमने इतना प्रकार को खोल दिया है और उसके बाद में प्रकार की नोक को यहाँ पे थोड़ा प्रकार को बढ़ा देते हैं। तो ये हमने इतना प्रकार को बढ़ा दिया है और उसके बाद में प्रकार की नोक को ए पर रखते हैं। यहाँ से ये आपके पहला भाग हो जाएगा, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग, ये पांचवा भाग, ये छठा भाग और ये आपके 7वां भाग हो जाएगा। अब इसका नामकरण कर देते हैं। ये A1 हो जाएगा, A2, A3, A4, A5, A6 और ये आपके A7 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे एक बात आपको समझनी है। देखिएगा, नीचे आपके जितनी भी संख्या लिख रही है ना, उस संख्या को आपको बी से मिलाना है। आई बात आपको समझ में? इससे पहले वाले प्रश्नों में जो संख्या नीचे लिख रखी थी वो संख्या बड़ी थी और वो आपके नीचे लिखी हुई थी, इसलिए हम लास्ट वाले को लास्ट वाले से मिला देते थे। लेकिन यहाँ पे छोटी संख्या नीचे लिख रखी है, इसलिए आपको A5 को B से मिलाना है। हमेशा ध्यान रखना, जो नीचे संख्या लिख रखी है उसको आपको B से सीधा मिला देना है। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? A5 को B से मिला देंगे। तो आइए मिलाते हैं।
तो ये हमने बी को A5 से मिला दिया है। उसके बाद में देखिएगा साथियों, इस रेखा के समांतर आपको एक और रेखा खींचनी है। उसके लिए आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, यदि यहाँ पे बड़ी संख्या आपके ऊपर लिखी हुई है, इसका मतलब अगला जो त्रिभुज बनेगा ना वो आपके इस ABC त्रिभुज के बाहर बनने वाला है। इसलिए आपको सबसे पहले क्या काम करना है, इस AB रेखा को आपको आगे बढ़ा देना है और यहाँ पे AC रेखा है इसको भी आपको सबसे पहले आगे बढ़ा देना है, क्योंकि अन्य जो त्रिभुज बनेगा वो आपके इस त्रिभुज के बाहर त्रिभुज बनने वाला है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे दोनों रेखाओं को आगे बढ़ा देते हैं। तो ये हमने AB रेखा को आगे बढ़ा दिया। उसके बाद में आपको इसी प्रकार से AC रेखा को ही सबसे पहले आगे बढ़ा देना है। तो चलेगा, बढ़ाते हैं आगे। तो ये हमने AC भुजा को भी आगे बढ़ा दिया है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको इस रेखा के समांतर रेखा बनानी है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रकार को लेना है और उसके बाद में प्रकार को यहाँ पे आपको थोड़ा सा खोल देना है और उसके बाद में प्रकार की नोक की सहायता से आपको इन दोनों भुजाओं के बीच यहाँ पे आपको क्या करना है, एक चाप खींच देना है। तो चलेगा, चाप खींचते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एक चाप खींच दिया है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, आपके 7 लिखा हुआ है, इसलिए आपको प्रकार की नोक को A7 पर ले जाना है और यहाँ से भी आपको एक चाप काट देना है। देखिएगा चाप आपके इस रेखा से मिलता हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके इस प्रकार से हम एक चाप खींच देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एक चाप खींच दिया है। उसके बाद में देखिएगा इस रेखा के समांतर खींचना है। इसके लिए आपको इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को आपको प्रकार की नोक की सहायता से आपको नाप देना है। तो चलेगा, नापते हैं। यहाँ से प्रकार को बढ़ाएंगे तो ये आपके इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी आपके इन दोनों नोक के बीच की दूरी के बराबर है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जहाँ पे ये आपके इस रेखा को जहाँ पे चाप ने काटा है वहाँ पे आपको प्रकार की नोक को रखना है। तो यहाँ पे प्रकार की नोक को रखेंगे और यहाँ से एक चाप काट देंगे। तो ये हमने चाप को काट दिया है। जहाँ पे चाप कटा है उसको हम A7 से मिला देंगे। तो आइए मिलाते हैं। तो यहाँ से इसको मिला देंगे। तो ये हमने मिला दिया। अब इस रेखा को यहाँ पे टच कर रहा है, इसको एक नाम दे देंगे। यहाँ पे ABC हो गया तो इसको नाम हम D दे देते हैं। ये आपके D बिंदु हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, इस रेखा के समांतर भी आपको एक रेखा खींचनी है। इसके लिए दोबारा से आपको यहाँ पे प्रकार को उठाना है। प्रकार को आपको थोड़ा सा छोटा खोल देना है और उसके बाद में प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है और यहाँ से आपको एक चाप खींच देना है। तो ये हमने यहाँ पे एक चाप खींच दिया। उसके बाद में यहाँ पे आपको प्रकार की नोक को रखना है और यहाँ से भी आपको एक चाप खींच देना है। तो ये हमने यहाँ से भी एक चाप खींच दिया है। उसके बाद में देखिएगा इस रेखा के समांतर आप खींच रहे हो, इसके लिए आपको इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को प्रकार की नोक की सहायता से माप लेना है। तो चलेगा, मापते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा प्रकार को आपको छोटा कर देना है। अब इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी प्रकार की इन दोनों नोक के बीच की दूरी के बराबर है। उसके बाद में आपको प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है और यहाँ से आपको एक चाप काट देना है। तो ये हमने यहाँ से एक चाप काट दिया है। जहाँ पे चाप कटा है इस चाप को D बिंदु से मिला देंगे। तो आइएगा, मिलाते हैं। तो यहाँ से इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से मिला दिया है। अब देखिएगा साथियों, यहीं तक कि आपको इस डायग्राम को बनाना था। आई बात आपको समझ में? बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले हमने क्या किया था, 7 सेंटीमीटर का लंबा रेखाखंड खींचा था। उसके बाद में A बिंदु से हमने यहाँ पे कितना चाप खींचा था, 5 सेंटीमीटर लंबा चाप काटा था। उसके बाद में B बिंदु से हमने 6 सेंटीमीटर लंबा हमने चाप खींचा था। उसके बाद में यहाँ पे C बिंदु अंकित किया था, C को A और B से क्रमशः मिला दिया था। इस प्रकार से हमें एक त्रिभुज प्राप्त हो गया था। उसके बाद में हमने न्यून कोण बनाते हुए एक किरण AX को खींचा था। उसके बाद में यहाँ पे बड़ी संख्या 7 लिखी हुई थी, इसलिए हमने इस किरण को 7 बराबर भागों में विभाजित कर दिया था। उसके बाद में नीचे संख्या आपके 5 लिखा हुआ था, इसलिए हमें B को A5 से मिला दिया था। उसके बाद में इस रेखा के समांतर इस रेखा को हमने बनाया था और इस रेखा के समांतर हमने इस रेखा को बनाया था। इस प्रकार से हमने पूरे डायग्राम को बना दिया था। यहाँ पे रेखा मिल रही है, इसको हम नाम E दे देते हैं। आई बात आपको समझ में? अब यहाँ पे आपने जिस प्रकार से यहाँ पे डायग्राम को बनाया है उस पूरे चरणों को आपको यहाँ पे रचना के चरण के रूप में लिख देना है। तो आइएगा लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रचना के चरण।
अब सबसे पहले आपने क्या किया था, ए बी रेखाखंड 7 सेंटीमीटर का खींचा था, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर, सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद में दूसरा काम क्या किया था, यहां से आपने क्या किया था, 5 सेंटीमीटर का चाप काटा था, बी से आपने 6 सेंटीमीटर का चाप काटा था। वही बात यहां पे लिखेंगे 2 नंबर पे, बिंदु ए से 5 सेंटीमीटर का तथा बिंदु बी से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा। जहां दोनों चाप कटे वहां बिंदु सी अंकित किया। यहां पे देख सकते हो हमने सी बिंदु अंकित किया था। उसके बाद में सी को ए और बी से क्रमशः मिला दिया था। वही बात यहां पे आपको लिखनी है, जो आपने काम किया वही आपको लिखना है। बिंदु सी को ए और बी से मिलाया तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ। अब देखिएगा, जैसे हमने सी को ए और बी से मिलाया था तो हमें त्रिभुज ए बी सी की प्राप्त हो गया था। वही बात हमने यहाँ पे लिखी है। उसके बाद में आपने बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण एक्स खींचा था। वही बात यहाँ पर आपको 4 नंबर पे लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 नंबर पॉइंट, बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण AX खींची। उसके बाद में आपने क्या किया था, किरण AX को 7 बराबर भागों में विभाजित किया था। वही बात हम अगले पॉइंट में लिखेंगे, पॉइंट नंबर 5, किरण AX को 7 बराबर भागों में विभाजित किया। 7 बराबर भागों में विभाजित किया, जिनके हमने नाम भी दिए थे। क्या नाम दिए थे, A1, A2, A3, इस प्रकार से हमने A7 तक नाम दिया था। उसके बाद में हमने क्या किया था, A5 को B से मिलाया था। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात 6 नंबर लिखेंगे, A5 को B से मिलाया। जो आपने काम किया वही बात है यहाँ पे आपको लिखते जाना है। यहाँ पे A5 को हमने B से मिला दिया। उसके बाद में आपने क्या किया था, उसके बाद में आपने यहाँ पे AB रेखाखंड को आगे बढ़ाया था और यहाँ पे AC रेखाखंड को भी आपने आगे बढ़ाया था। वही बात यहाँ पे आपको लिखनी है। ये आप लिखेंगे 7 नंबर पॉइंट। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेखाखंड AB को आगे की तरफ बढ़ाया, तथा उसके बाद में देखिएगा, इसको आगे बढ़ाने के बाद में आपने क्या किया था, इस रेखा के समांतर आपने इस रेखा को खींचा था। यानी A5B के समांतर आपने A7D को खींचा था। वही बात आपको यहाँ पे लिखनी है, तथा A5B के समांतर एक रेखा कौन सी रेखा खींची थी, A7D खींची थी। तो यहाँ पे लिखेंगे A7D खींची। उसके बाद में आपने आगे काम क्या किया था, उसके बाद में यहाँ पे इसको आगे बढ़ाया था और उसके बाद में आपने यहाँ पे BC के समांतर यहाँ पे DE आपने एक रेखा खींची थी। वही बात आपको यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट नंबर 8, रेखाखंड कौन सा रेखाखंड है, यहाँ पे AC को आपने आगे बढ़ाया था। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखाखंड AC को आगे की तरफ बढ़ाया, तथा उसके बाद में हमने क्या किया था, BC के समांतर यहाँ पे DE को खींचा था। तो यहाँ पे लिखेंगे
BC के समांतर, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, BC के समांतर DE को खींचा। इस प्रकार से हमें जो रचना करनी थी वो हमने अच्छे तरीके से रचना को कर दिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अब यहाँ पे आपको औचित्य लिखना है। आई बात आपको समझ में? औचित्य में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे BC समांतर है DE के। आई बात आपको समझ में? तो यहाँ पे लिखेंगे औचित्य यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि क्या है समांतर? BC समांतर है आपके DE के, तो यहाँ पे लिखेंगे BC समांतर को आपके इस प्रकार से दो खड़ी लाइन के माध्यम से दर्शाया जाता है। BC समांतर है आपके DE के। अब देखिएगा साथियों, जब ये दोनों रेखाएं आपके समांतर होती है तो इस स्थिति में आपके त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप के लिए आपको इस प्रकार से एक लाइन खींच देनी है। और उसके बाद में कौन सा त्रिभुज समरूप है? त्रिभुज समरूप है आपके यहाँ पे AD और E आपके क्या है? समरूप है। यहाँ पे आप देख सकते हो त्रिभुज ABC समरूप है आपके त्रिभुज AD और E। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, समरूप त्रिभुज की एक विशेषता होती है कि उसकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है ना, वो आपके बराबर होता है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर बने हुए, इसलिए आपको संगत भुजाओं का अच्छे से पता नहीं चलेगा। इसको मैं आपको यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझा देता हूँ कि संगत भुजाएं कौन सी होती है। देखिएगा यहाँ पे इस तरफ की भुजा और इस त्रिभुज में भी इस तरफ की भुजाएं, ये आपके दोनों क्या होती है? संगत भुजाएं होती हैं। उसके बाद में यहाँ पे नीचे की भुजा, ये आपके नीचे की भुजा, ये आपके दोनों त्रिभुज की संगत भुजा है। उसके बाद में इस तरफ की भुजा और इस तरफ की भुजा भी आपके संगत भुजा हैं। आई बात आपको समझ में? अब इन दोनों त्रिभुज में आप देखोगे तो यहाँ पे देखिएगा इस त्रिभुज की ये भुजा है और उसके बाद में बड़े वाला त्रिभुज है, उसकी भी भुजा आपके यहाँ से मिलती हुई AD है। आई बात आपको समझ में? ये पूरी आपके दूसरे त्रिभुज की भुजा है और ये आपके छोटे वाले त्रिभुज की ये आपकी भुजा है। तो ये दोनों ही भुजा आपके क्या है? संगत भुजा है। अब यहाँ पे आपको एक प्रश्न में बात समझनी है। देखिएगा, यदि आपके सबसे बड़ी संख्या ऊपर लिखी हुई है, इसका मतलब संगत भुजा में सबसे बड़ी भुजा को आपको सबसे पहले लिखना है और उसके बाद में यहाँ पे छोटी संख्या नीचे लिखी हुई है, इसलिए आपको छोटी भुजा को नीचे लिखना है। यदि यहाँ पे छोटी संख्या ऊपर होती तो छोटी भुजा को हम ऊपर लिखते और बड़ी भुजा को नीचे लिखते, लेकिन यहाँ पे उल्टा दे रखा है, बड़ी भुजा आपके ऊपर है, छोटी भुजा नीचे है। तो यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले बड़ी भुजा को। बड़ी भुजा क्या है आपके? यहाँ पे देखिएगा AD है, तो यहाँ पे लिखेंगे AD बटा छोटी भुजा क्या है? AB, तो यहाँ पे लिखेंगे AD, दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे AD बटा आपके क्या हो जाएगा? यहाँ पे बटा हो जाएगा आपके AB, यानी छोटी भुजा नीचे हो जाएगी। उसके बाद में और संगत भुजा कौन सी है? उसके बाद में इधर देखो आप, यहाँ पे बड़ी भुजा कौन सी है? यहाँ पे देखिएगा बड़ी भुजा आपके DE है और छोटी भुजा आपके BC है, तो यहाँ पे लिखेंगे DE बटे आपके ये आपके BC हो जाएगा। नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे BC हो जाएगा। उसके बाद में बराबर। अब देखिएगा साथियों, और कौन कौन सी संगत भुजा हैं? तो यहाँ पे आप देखिएगा बड़ी भुजा कौन सी है? AE है और छोटी भुजा क्या है? AC है, तो यहाँ पे लिखेंगे AE बटा AC, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये आपके AE बड़ी भुजा हो जाएगी बटे आपके छोटी भुजा AC हो जाएगा बराबर। अब देखिएगा साथियों, बराबर में आपको कितना दे रखा है? तो यहाँ पे प्रश्न में देखिएगा 7/5 गुनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर में ये आपके 7/5 हो जाएगा ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। आई बात आपको समझ में? एक बार दोबारा से मैं आपको पूरा प्रश्न दिखा देता हूं। ये आपके पूरा प्रश्न था। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पे हमने इस प्रकार से डायग्राम को बनाया था। डायग्राम को आप अच्छे से देख देते हो। उसके बाद में यहाँ पे आप रचना के चरण अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये टोटल आपके रचना के चरण थे और यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में जरूर भेजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।